ये हमारी है वीडियो 5। तो अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन इशू क्या होता है? ऑप्शन इशू बेसिकली होता है शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज, या फॉर्म ऑफ कंपनसेशन टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयज, या एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए आप अपनी कंपनी में उसको ओनरशिप दे देते हो या उसके साथ ओनरशिप कर लेते हो। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, एम्प्लॉयज को अपने कंपनी के शेयर देना, ये IFRS 2 है, गवर्न बाय IFRS 2। और IFRS 2 कब आया था? फरवरी 2004 में अप्लाई हो गया था। और परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन और रिवॉर्ड। तो IFRS 2 क्या कहता है? अप्लाइज व्हेन अ कंपनी रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर इट्स ओन इक्विटी। यानी गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि उसका अगर रेवेन्यू इंक्रीज करता है, अगर उसका रेवेन्यू इंक्रीज करता है, तो उसका जो एक्सपेंस होगा ना, उसका जो एक्सपेंस इनकर होगा, या तो आप उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करो, या तो आप उसकी जगह पे अपने एम्प्लॉयज को उसकी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आप उसको इक्विटी का हिस्सा बना दो, या इक्विटी का शेयर्स दे दो, या तो कैश अमाउंट दे दो। कैश अमाउंट बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द ओन इक्विटी। तो वो एम्प्लॉय की मर्जी, या तो वो कैश ले ले या शेयर कंपनी से लेके उसको बाद में बेच के अपने पैसे ले ले। तो ये स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन होती है, और ये अक्सर ऑफर्ड एट डिस्काउंट होती है, डिस्काउंट प्राइस होती है। अगर मार्केट में प्राइस चल रही है 20 रुपए और आप स्टॉक बेस्ड ऑप्शन दे रहे हो 25 रुपए में, तो एम्प्लॉय आपसे कभी भी वो शेयर परचेज नहीं करेगा। यकीनन यकीनन आपको मार्केट प्राइस, उसको 20 मार्केट प्राइस है तो आप उसको 15 में दो, 10 में दो, तो वो खुशी खुशी ले लेगा, वरना तो उसका फायदा ही नहीं है। तो इसका जब सवाल आता है या इसका जब हमें क्वेश्चन करना होता है, इसके हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। क्या करने होते हैं? 5 स्टेप्स टू बी फॉलोड। पहला स्टेप क्या होता है? कितना पैसा मिलेगा कंपनी को? जो मैं ऑप्शन शेयर्स इशू कर रहा हूँ, कंपनी के पास कितना पैसा आएगा? यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर रिकॉर्ड करेंगे, और जो एक्सरसाइज प्राइस है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो अमाउंट या वो रिसिप्ट मिल जाएगी जो हमें ऑप्शन इशू से मिलेगी। और दूसरा स्टेप क्या है? कंपनी कितने शेयर वापस ले लेगी? सारे जो उसको पैसे मिलेंगे ना, वो अपने जेब में डाल के या ओनर्स को नहीं दे दी कि भाई आप घर ले जाओ। वो क्या करेगी? जो एडिशनल शेयर्स इशू किए हैं ना, उससे अपनी इक्विटी डाइल्यूट होने से बचाने के लिए वो कुछ शेयर मार्केट में जाके वापस खरीद लेगी। कंपनी कितने शेयर्स वापस ले लेगी मार्केट से? स्टेप 1 क्या है कि जो जितनी भी रिसिप्ट हमें मिलेगी उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो मार्केट प्राइस पर शेयर या उस टाइम पे जो भी प्राइस होगी वो लेके उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो हम मार्केट से बाय बैक करेंगे। ये स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? आखिर कितने शेयर्स भाई बढ़ जाएंगे, कि कितने शेयर्स बढ़ जाएंगे? एक तो एक मैंने इशू कितने किए, इशूड ऑप्शन कितने, और मार्केट से वापस कितने परचेज किए, तो वो नेट इंक्रीज अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। तो स्टेप 4 में जब हम जाएंगे टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो जो पुराने शेयर्स होंगे उसमें ऐड करेंगे जो हमारी एक्सरसाइजेशन से नेट इंक्रीज हुआ है, तो टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर क्या करना है? अपना डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। और फिर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए क्या होगा? अर्निंग्स तो वही होंगी, बट जो एडिशनल या जो टोटल नंबर ऑफ न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे उनको हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। इस सवाल, ये जितनी भी मैंने अभी बातें की हैं, उसको अभी हम कर लेते हैं, मतलब उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये सवाल है, डाटा गिवन है, नेट इनकम, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑफर्ड ऑप्शंस, मार्केट प्राइस पर शेयर, ऑप्शन प्राइस पर शेयर, ये सब मुझे गिवन है। तो स्टेप 1 क्या था कि कितना पैसा मिलेगा? स्टेप #1 कितना पैसा मिलेगा? ऑफर शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स हैं। और ऑप्शन की प्राइस कितनी है? 35 रुपए। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 लैक्स। ऐसे ही है। और स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 क्या था कि जो पेमेंट हमें मिलेगी, जैसे मैंने कहा था कि स्टेप 1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ऐसे किया था हमने। तो हम ऐसे करेंगे, 35 लाख डिवाइडेड बाय
35 लाख डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितनी है 55 पर शेयर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने शेयर्स परचेज करने हैं। तो 63636 63636 ये वो स्टॉक्स हैं या वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो मुझे बाय बैक करने हैं। क्या करने हैं? बाय बैक करने हैं। अब स्टेप 3 करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप हैश 3। स्टेप 3 में क्या होता है? नेट इंक्रीज कितना हुआ। नेट इंक्रीज कितना हुआ। नेट इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं भाई? मैंने इशू की 1 लाख शेयर्स। मैं यहाँ पे इसको नीचे कर लेता हूँ। इशू किए 100,000 शेयर्स। बाय बैक कितने किए? 63636। ये हो गया। अब नेट इंक्रीज मुझे पता लग जाएगा। नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज कितना है? 36,000, 36,000, 36,364, 364। ये मेरा नेट इंक्रीज आ गया। क्या आ गया? नेट इंक्रीज आ गया। अब स्टेप 4 में क्या है? स्टेप हैश 4 में क्या है? टोटल नंबर ऑफ ओडी शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ ओडी शेयर्स। ओपनिंग या इनिशियल ओडी शेयर्स कितने थे, प्लस नेट इंक्रीज वाले, नेट इंक्रीज वाले। फिर हमारे पास आ जाएंगे टोटल ओटी शेयर्स। सही है, ऐसे करेंगे हम। तो ये है हमारे पास 36364। और हाँ, और इनिशियली हमारे पास कितने थे? 12 लाख। हाँ, 12 लाख शेयर्स थे। तो 12 लाख शेयर्स में हम ये ऐड कर देंगे। 12 लाख शेयर्स थे। तो ये हो जाएंगे 12,36,364। टोटल ओडी शेयर्स हमारे पास आ गए। ये 4 स्टेप तो हमने बिल्कुल सही कर लिए। अब हमारा 5वां स्टेप क्या था? फिर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो। डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम बेसिक भी निकाल लेते हैं। एक होता है बेसिक ईपीएस और एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। सही है। बेसिक के केस में नेट इनकम कितनी थी? बेसिक के केस में नेट इनकम 23 लाख थी। नहीं, 2,30,00,000 थी। और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर थे 12 लाख। हाँ, 2,30,00,000। और नेट इनकम कितनी थी? 2,30,00,000 और ये शेयर्स थे 12 लाख। और डाइल्यूटेड में केस में क्या है? इनकम तो सेम रही है, 23 लाख इनकम तो सेम रही है। बट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 12,36,364। अब हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। सही है। तो बेसिक ईपीएस निकाल लिया और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल दिया। सही है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो बेसिक ईपीएस होता है और जो डाइल्यूटेड ईपीएस होता है ना, तो डाइल्यूटेड ईपीएस विल ऑलवेज बी लेस देन बेसिक ईपीएस। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? डाइल्यूशन रेट निकालना है। क्या निकालना है? डाइल्यूशन रेट निकालना है। डाइल्यूशन रेट कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। जो बेसिक हमने परसेंटेजेस या उसकी क्लासेस में हमने करा हुआ है, तो वही फॉर्मूला है। तो न्यू क्या है? 18.6। ओल्ड क्या है? 19.17। और ओल्ड क्या है? 19.17। इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, बट आई कैलकुलेट दिस। ये है हमारा 18.6 माइनस 19.17 डिवाइडेड बाय 19.17 100।
तो ये आ रहा है -2.96%। मतलब जो मेरी डाइल्यूशन हुई है या जो मेरी ईपीएस डाइल्यूट हुई है वो 2.96 से कम हुई है। सही है, तो यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। नेट इनकम मेरी ये है, नंबर ऑफ ओडी शेयर्स, ये परसेंट और ये सारी चीजें गिवन है। तो इस केस में मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने पहले अपना बेसिक ईपीएस निकाल दिया, ये आ गया मेरे पास बेसिक ईपीएस। फिर हमने अपने स्टेप्स को फॉलो किया। स्टेप्स को फॉलो करते हुए देखा कि भाई प्राइस पर शेयर क्या है, या ऑप्शन जो प्राइस है उसकी प्राइस कितनी है, 150 है। और मैंने ऑप्शंस अनाउंस कितने किए, 20% किए। कितने किए, 20% किए, 20% ऑफ ओडी शेयर्स। इसका अगर आप 20% निकाल लोगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। तो मैंने ये, इससे ये मेरी टोटल रिसिप्ट्स आ गई। ये क्या आ गई, मेरी टोटल रिसिप्ट्स आ गई। फिर स्टेप 2 में मैंने क्या किया, अपनी रिसिप्ट्स को डिवाइड किया। ये मेरा स्टेप 1 है, स्टेप हैश 1 है, और ये इसकी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पर शेयर। इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स टू बाय बैक, बाय बैक करने के लिए। फिर मैंने निकाला नेट इंक्रीज। नेट इंक्रीज कैसे, कि ये क्या बोलते हैं इसको, नेट इंक्रीज कैसे निकाला मैंने, इशू करने थे 199, यानी ये वाले हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने ये वाले शेयर्स इशू किए, सही है, और बाय बैक मैंने इतने शेयर्स किए। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा नेट इंक्रीज कितना आ जाएगा, 79,000, 7,96,000। ये मेरा नेट इंक्रीज है। तो इसको मैंने ओल्ड शेयर्स में ऐड किया, सही है। फिर मेरे पास टोटल ओडी शेयर्स आ गए। तो 3 स्टेप तो हो गए हमारे। फिर चौथे स्टेप में हमने क्या किया, ईपीएस डाइल्यूटेड निकाल दिया, नेट इनकम डिवाइडेड बाय न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हमारे पास 6.38 आ गया। इसमें हो सकता है मैंने स्टेप्स को सही से फॉलो नहीं किया हो, क्योंकि मैंने वो अपनी प्रैक्टिस में कर रहा था, शॉर्ट कर रहा था। बट आंसर मेरा सेम है, और डाइल्यूशन रेट ये रहा, सही है। ये मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस है, और ऊपर मेरा है, हाँ ये वाला जो है ये बेसिक ईपीएस है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम डाइल्यूशन रेट निकाल देंगे। तो ये वाला सवाल भी हमने कर लिया। अब मैं इसकी कुछ रेंजेस बता देता हूँ कि किस परसेंट पे क्या डाइल्यूशन सीरियस है। डाइल्यूशन रेंजेस, मतलब डाइल्यूशन रेंजेस मार्केट टू मार्केट, कंट्री टू कंट्री, इकोनॉमिक सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, या क्या लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। अगर विद 5%, 6%, 7% तक डाइल्यूशन है तो इनसिग्निफिकेंट है, वो इतना मसला नहीं करती, क्योंकि वो लो रेट होता है ना। बट अगर अबव 5%, 6%, 7%, मतलब बिलो 20% हो, वो मॉडरेट होता है। उस टाइम आपको सोचना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि जितना आपका ईपीएस डाइल्यूट हो रहा है तो इसका मतलब कि अर्निंग पर शेयर कम हो रही है। अर्निंग पर शेयर कम हो रही तो मतलब शेयर प्राइस विल गो डाउन। तो ये शेयर होल्डर्स को एज अ सिग्नल मिलता है कि भाई आपको अब ये शेयर बेचना है। और उसमें दूसरी अनसर्टेनिटीज भी होती हैं, बट उस पर हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ रेंजेस की बात कर रहे हैं। अगर डाइल्यूशन रेट अबव 20% है, और कितना भी हो सकता है अबव 20%, तो इसका मतलब क्या है कि वो शेयर काफी रिस्की है, उसकी प्राइस कभी भी कम हो सकती है, और मतलब बहुत सारी वो चीजें आ जाती है। बट हमें इन 3 कैटेगरीज में अपनी रेंजेस को डिवाइड कर लिया, इनसिग्निफिकेंट, मॉडरेट एंड हाई डाइल्यूशन। ठीक है, सही है। अभी हमने ऊपर तो पढ़ लिया, बट कुछ क्रिटिसिज्म्स ऑफ IFRS 2 है। जब IFRS 2 लॉन्च हुआ था तो उसमें काफी क्रिटिसिजम्स थे, बट हम बिफोर कंडीशन देख लेते हैं। जब IFRS 2 लॉन्च नहीं हुआ था तो क्या होता था, तो उसमें बेसिकली ये होता था कि हम शेयर्स जो होते थे ना वो एम्प्लॉयज को दे देते थे, बट हम एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देती थी। तो जिसकी वजह से कोई एक्सपॉन्स रिकॉर्ड नहीं होता था, जैसे बोनस इशू में होता था कि आप रिजर्व से पैसा निकाल के शेयर्स इशू कर रहे हो। तो बिफोर IFRS 2 ऐसे ही हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व हो रहा था, एंट्री विद इन इक्विटी, नथिंग गोज इनटू पीएनएल अकाउंट। जब पीएनएल अकाउंट में चीज जाएगी नहीं, जो सर्विस आपने, जो रेवेन्यू आपने इंक्रीज करा है, उसके एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, तो आपके प्रॉफिट्स ओवर स्टेट हो जाएंगे, मिसलीडिंग हो जाएंगे। तो इसकी डबल एंट्री मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, रेवेन्यू रिजर्व्स डेबिट, ऑप्शंस क्रेडिट।
तो मतलब इक्विटी ट्रांजेक्शन हो रही है, विद इन इक्विटी हो रही है। बट IFRS 2 जब लॉन्च हुआ तो क्या हो गया, उसने क्या बोला, आप एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करोगे और इक्विटी को भी क्रेडिट करोगे। तो उसने बोला ये दोनों काम करने, मतलब आपके प्रॉफिट्स ओवरस्टेट हो रहे हैं, आप उसको रियलिस्टिक टर्म पे लेके आओगे। तो हम डेबिट पे या P&L अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते और ऑप्शन शेयर्स वैसे इशू करते थे। मतलब जब हम ऑप्शन इशू करते हैं ना, तो उसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भी जरूरी है। तो इसी बात पे भाई कुछ क्रिटिसिज्म्स आ गए कि भाई IFRS 2 तो मसले कर रहा है। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या था कि नो कॉस्ट देयरफॉर नो चार्ज। कि भाई इक्विटी को ट्रांसफर करना या ऑप्शन शेयर देना ये कोई कॉस्ट थोड़ी है, तो इसको चार्ज भी नहीं करना चाहिए। बट IFRS 2 के जो बोर्ड था उसने बोला कि भाई जो शेयर्स आप इशू कर रहे हो ना, जो शेयर्स आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो ना, उनको बोलो वो मार्केट में जाके बेच दे। उसने बोला जब उसकी प्राइस है, जब उससे लोग पैसे अपने जेब में रख सकते हैं, तो वहां पे तो कॉस्ट तो इनकर है ना, मतलब कुछ ना कुछ कॉस्ट तो है ना, तभी तो वो बेच पा रहे हैं। तो इन्होंने इस तरीके से रिप्लाई किया। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या था कि रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्सपेंस डज नॉट मीट द फ्रेमवर्क। उन्होंने कहा भाई कि ये एक्सपेंस हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसका कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो IFRS 2 ने बोला कि रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस इज अलाइन विद द मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, करंट ईयर एक्सपेंस मस्ट बी अलाइंड विद द करंट ईयर रेवेन्यूज। तो यही बात होती है। तो उन्होंने बोला कि हम ये स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं शेयर एम्प्लॉयज को, ये इसलिए दे रहे हैं ताकि वो मोटिवेट हो जाएं। जब वो मोटिवेट हो जाएंगे, उसको कंपनी में पार्ट होगा, तो वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे। जब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी तो रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैचिंग प्रिंसिपल। ये दो क्रिटिसिज्म्स हो गए। अब आते हैं तीसरे वाले पे, वो थोड़ा मुश्किल सा। उसने बोला ईपीएस हिट्स ट्वाइस। उसने बोला ईपीएस हिट्स ट्वाइस। जो क्रिटिसिज्म था उसने बोला ईपीएस हिट्स ट्वाइस। ईपीएस हिट ट्वाइस कैसे होता है कि ईपीएस का ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। एक तो आपके शेयर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट डिक्रीज कैसे हो रहा है, जब आप इनकम स्टेटमेंट में P&L अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो आपका न्यूमरेटर भी डिक्रीज हो जाएगा और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा कि आपका ईपीएस कम हो जाएगा। तो IFRS 2 ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। और ऐसा क्यों होगा उसने जस्टिफाई किया। देयर आर टू इकोनॉमिक इवेंट्स। एक तो आप सर्विसेज ले रहे हो, उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो और उसको कैश सैलरी दे रहे हो, तो एक एंट्री ये होगी। और दूसरी उसने बात ये बोली कि आप शेयर्स दे रहे हो, आप सामने वाले को अपना पार्टनर बना रहे हो, तो उससे कैश लोगे और उसको शेयर दे दोगे। तो IFRS ने ये दो एडजस्टमेंट डिराइव की। तो उसने बोला कि ये जो दो ट्रांजेक्शन है ना, एक कैश ये 1 वाली और ये कैश 2 वाली, तो इसको आप हटा दोगे ना, अल्टीमेटली अब आपकी ट्रांजेक्शन ये बन जाएगी। P&L अकाउंट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे और शेयर्स को डायरेक्ट क्रेडिट कर दोगे। तो IFRS ने ये जस्टिफिकेशन दी। अब आगे चलते हैं। फोर्थ क्रिटिसिज्म क्या है कि लोगों ने बोला कि भाई अब इससे तो बहुत खराब नुकसानात होंगे, ईपीएस मोर देन डबल फॉल वगैरह कर जाएगा और डीमोटिवेट भी हो जाएंगे। मतलब जाहिर है जब आप वो इस तरह के जो शेयर्स इशू हैं, आपने जब IFRS 2 अप्लाई किया तो उन्होंने एक, मैंने जहाँ से रेफरेंस लिया, उन्होंने मतलब GSK की एग्जांपल दी थी कि पहले साल में GSK बिलियंस में ये इशू करता था शेयर्स, फिर मिलियंस में किया, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया। तो कंपनीज डीमोटिवेट तो होती हैं क्योंकि अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है, अर्निंग पर शेयर कम होती जा रही है, अर्निंग पर शेयर कम होगी तो शेयर प्राइस कम हो जाएगी। तो IFRS ने बोला ये बात तो है आपकी सही है, दिस इज ट्रू, बट इफ वी डू नॉट डू दिस देन देयर विल बी मोर वर्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम ये नहीं करते ना तो और ज्यादा नुकसान होगा। जैसे कि ये एक कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन है अपनी सर्विसेज हायर करने के लिए या लेबर को पे करती है कैश सैलरी, कैश सैलरी करती है, एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। सही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करती बट इक्विटी को बढ़ाती जा रही है। जब एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं कर रही तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा, प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा। जब प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा और कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी हो जाएगी, तो इक्विटी तो वही रही ना, तो आर्टिफिशियली ईपीएस बढ़ जाएगा। तो इसने बोला ये आर्टिफिशियली गुड परफॉर्मेंस दिखाने का अच्छा तरीका है, बट
इसकी वजह से जो सामने वाली कंपनी है उसकी बैड परफॉर्मेंस शो हो रही है क्योंकि वो कैश एक्सपेंस पे कर रही है। तो उन्होंने बोला लाइक विद लाइक कंपैरिजन। ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है। लाइक विद लाइक कंपैरिजन कब होगा? जब दोनों एक ही चीज को फॉलो करेंगे, जब दोनों IFRS 2 फॉलो करेंगी, फिर उनकी हम परफॉर्मेंस को जज करेंगे। थैंक यू सो मच।